सो बेसिकली जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं ना तो कि हमें कौन से टॉपिक्स पे बात करनी होती है, तो मैं और अल्ताफ़ भाई डिसाइड कर रहे होते हैं ये चीज़ें. तो मैंने अल्ताफ़ भाई को बताया अबाउट द मेडालियन फंड, दैट इज़ लाइक यू नो वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज. एंड अल्ताफ़ भाई made some pointers और हम medallion, you know, he was like, you just look at the points while you talk about medallion. मैं confused, मैंने pointers खोले, I was like, what is this? He was like, नहीं आपने सूट्स का वो एपिसोड नहीं देखा जहाँ हार्वी स्पेक्टर के पास एक बंदा आता है और टैक्सी का एक केस होता है ना. लाइक टैक्सी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैंने उनके जो पॉइंट्स गौर से देखे, आई वाज लाइक वेट अल्ताफ भाई, व्हाट डू यू थिंक मेडालियन इज? ही वाज लाइक यार वो लाइसेंस ना फॉर टैक्सीज इन न्यूयॉर्क. I was like, no, it is. I'm talking about the Medallion Fund by Jim Simons. He was like, I'm talking about Medallion taxi certification or license or whatever. So basically, Ataf bhai still wanted me to share the story of the Medallion taxi. बेटा इधर आ जाओ, छलांग नहीं मारना. Sorry, हमारे स्टूडियो में छोटा बच्चा है. प्लीज़ ये कट में रखिएगा बिल्ली को. छोटा बच्चा is a character for this week. तो Altaf, I still wanted to talk about Medallion Taxi because of sorts, this is a good example of डिमांड एंड सप्लाई ने किस तरह एक चीज़ की प्राइस को इतना इन्फ्लेट किया कि जो चीज़ एसेंशली न्यूयॉर्क में पहले एक सिंबल की तरह थी और एक होप थी कि इमिग्रेंट्स आके लाइसेंस पा के अपनी ज़िंदगी बना सकते थे. इट वाज एक टिकट टू द मिडिल क्लास फॉर देम एंड एक इन्वेस्टमेंट था, एक वैल्यूबल एसेट था उनके लिए. और क्विकली किस तरह से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जब आ गए और एक मोनोपोली बन गई वो चीज़, तो कितनी जल्दी वो चीज़ डिटीरियरेट हुई और लोगों की सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, उनके घर जो उन्होंने मॉर्गेज लेके ये लाइसेंस लिए हुए थे, उनके जितने पैसे थे, ऑल ऑफ दैट जस्ट वेंट डाउन द ड्रेन और लोग एसेंशली वो सड़क पे आ गए थे, राइट? बेसिकली पीपल लॉस्ट एवरीथिंग. एंड सो द रीज़न कि मेरे लिए रेलिवेंट है, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बैड इन्वेस्टमेंट, राइट? नॉट अंडरस्टैंडिंग मार्केट इकोनॉमिक्स एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपने किस तरह से एक वैल्यू ऐड देखनी है एक चीज़ की, क्या डज इट एक्चुअली ऐड वैल्यू टू योर लाइफ, और किस तरह आपने एक बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करना है वर्सेस कि जस्ट इन्वेस्टिंग इन अ ब्रॉड बास्केट ऑफ स्टॉक्स इन द स्टॉक मार्केट, जो शायद अगर उन्होंने किया हुआ होता तो शायद बीच में 20% 30% की डिक्लाइन देते वो व्हेन द मार्केट वाज बेरिश. लेकिन इवेंचुअली दैट वुड हैव टर्न्ड आउट. वी मस्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड विद मेडालियन. सो 2000s में मेडालियन का जो लाइसेंस था, जो येलो टैक्सी चलाने का एक लाइसेंस मिलता था, आपको ख़रीदना पड़ता था, वो एसेंशली सोना समझा जाता था. बिकॉज एसेंशली 2014 तक उसकी प्राइस $1 मिलियन तक चली गई. अभी क्यों गई? बिकॉज न्यूयॉर्क सिटी ने कैप लगाया हुआ था कि इससे ज़्यादा लाइसेंसेस हो नहीं सकते. तो डिमांड ज़्यादा थी, बढ़ती जा रही थी, और उसकी प्राइस भी इन्फ्लेट होती, बेसिक डिमांड एंड सप्लाई. एंड व्हाट एंडेड अप हैपनिंग वाज कि ऑब्वियसली दिस थिंग एक्सप्लोडेड. लेकिन उससे पहले इट वाज लाइक गोल्ड, राइट? बिकॉज लोग यही सोचते थे कि अच्छा इस टाइम से लेके इस टाइम तक इसकी वैल्यू इतनी बड़ी है और ये इतने से इतना महंगा हो गया. तो लोगों को लग रहा था कि ये चीज़ इनडेफिनेटली महंगी होती जाएगी. हालांकि दे डिडंट रियलाइज कि दिस वर्कड ऑन अ बेसिक रेवेन्यू मॉडल, कि वो लाइसेंस इसलिए एक सर्टेन पॉइंट तक लोग खरीदने को तैयार थे कि उनको एक सर्टेन इनकम मिलेगी, बिकॉज टैक्सीज आर वेरी एक्सपेंसिव. देन व्हाट हैपेंड, ऑल ऑफ दीज इमिग्रेंट्स जिन्होंने बड़ी बड़ी लोन्स लेके पुट देमसेल्व्स इन डेट, हाई इंटरेस्ट रेट्स, रीपेमेंट स्ट्रक्चर्स में अपने आप को फंसा लिया. And then what happened? Apps like Uber and Lyft. So now what ended up happening is कि जो regulations येलो टैक्सी पे थी वो तो अप्लाई नहीं करती Uber इस पे. You can sign up, एक फीस है जो essentially again people are negotiating आपस में. अगर आपकी ज़्यादा expensive ride थी, no one's going to accept it because सबकी offers नज़र आ रही हैं. तो उसकी वजह से Uber and Lyft became options जो लोगों को ज़्यादा affordable लग रही थी. And by time ये लोग आए थे in what year? 2019 तक Uber और Lyft में there were 120,000 cars available, लेकिन येलो टैक्सी सिर्फ 14,000 थी and they were so expensive. Passengers को obviously Uber और Lyft ज़्यादा, college students होते हैं, लोग होते हैं जो न्यूयॉर्क में rent is very expensive, तो people are trying to cut ends normally. अब जाहिर सी बात है, you don't want कि आपको कोई खर्चा बढ़े. So they started using Uber and Lyft more, and that is when things started going downhill for Medallion license. Now what ended up happening to the Medallion license, जिसकी $1 million की उसकी वैल्यू बन चुकी थी, it crashed all the way down to $80,000. That is a 92% decrease in value.
सोचें आपने 100 रुपये का स्टॉक लिया, एकदम से वो 8 रुपये का होके रह गया. दैट्स व्हाट इट्स लाइक. एंड what इसका इम्पैक्ट क्या था उन लोगों ने जिन्होंने 5-6 लाख डॉलर की लोन्स ली हुई थी और उनको नहीं समझ आ रहा था कि हम वो इनकम कहाँ से जनरेट करेंगे और हमें पे बैक कैसे करेंगे लोन्स. और एंड अप हैपनिंग वाज 16 घंटे वो टैक्सियाँ चला रहे थे, खाना कम खा रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ कर रहे थे. दे हैड टू चेंज फ्रॉम एक्सपेंसिव होम्स टू लेस एक्सपेंसिव होम्स. दे हैड लेस स्पेंडिंग मनी, दे हैड लेस डिस्पोजेबल इनकम, एंड इट वाज जस्ट अ लॉट ऑफ मॉनेटरी फिस्कल टाइटनिंग फॉर द पीपल जो इस चीज़ में फंस गए थे. एक्चुअली तो 2011 में वार्निंग आ चुकी थी कि अगर प्राइसेस गिरी तो इन लोगों के पैसे डूब जाएंगे. लेकिन व्हाट डिड द गवर्नमेंट डू, व्हाट डिड न्यूयॉर्क सिटी डू? उन्होंने फिर भी ये ऑक्शंस होल्ड की, ये चीज़ें बेची एट हाई प्राइसेस, द लाइसेंस, एंड they just left people to lose all of this money, this livelihood. उन्होंने बस उनको रिस्क में छोड़ दिया जब हालात बहुत ख़राब हुए. एंड आई थिंक you guys might remember this on the news, especially because एक बहुत famous चीज़ थी. Even I was studying in Canada, and वहाँ भी मतलब जब भी कैब ड्राइवर्स को ऊबर वाले मिलते थे वो उनको पकड़ के मारते थे. इतना क्राइसिस. Even on the Canadian side these things were happening. तो न्यूयॉर्क में at that time God knows what happened. लेकिन I was there 2015 onwards. We're talking 2011. तो 2011 में ये सारी चीज़ें आई. Then eventually जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, what ended up happening was कि ये ड्राइवर्स इकट्ठे हुए, यूनियन लाइक यूनियन, एंड इन्होंने सिटी हॉल के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू की. इनफैक्ट वो हफ्तों तक कैंप करते रहे बाहर. दे वर पुटिंग प्रेशर ऑन न्यूयॉर्क सिटी कि आप लोग हमारे कर्जे माफ़ करें, बिकॉज वेयर आर वी सपोज टू पे दिस फ्रॉम? कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, राइट? वो कहाँ से वो निकालें वो इतना ज़्यादा पैसा जो उनको कर्जे में वापस करना है? दे वो लेके हमारे कर्जे माफ़ करें. और एंडेड अप हैपनिंग वो एक एग्रीमेंट आई कि $2 लाख का डेट माफ़ किया जाएगा और जो उनकी पेमेंट्स थी वो कम की जाएंगी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन and obviously because the monthly payments came down, pressure decrease हुआ. लेकिन ड्राइवर्स कहते रहे कि ये चीज़ काफ़ी नहीं है हमारे लिए. नेचुरली उनकी पूरी ज़िंदगी लाइवलीहुड इस चीज़ पे जा चुकी थी. एंड सो दिस होल क्राइसिस इज एसेंशली एक लेसन कि जब आप एक चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, यू हैव टू लुक एट द डिमांड ऑफ इट, यू हैव टू लुक एट वेयर द डिमांड इज कमिंग फ्रॉम, यू हैव टू सी कि इस डिमांड का थ्रेट क्या है. और अगर आपको इस डिमांड की थ्रेट नज़र आती है, यू हैव टू एग्जिट दैट इन्वेस्टमेंट. कोई भी चीज़ जो एक फॉल्सली कैप डिमांड की वजह से उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट्स वेरी डेंजरस. बिकॉज जब रेगुलेशन हटेगी या उसमें कोई लूप होल आएगा, दैट मीन्स कि कंपेरेटर्स आर गोना कम इन एंड आपकी जो इतनी फॉल्सली क्रिएटेड इन्फ्लेटेड आपकी वैल्यू है, इट कैन डिक्रीज सिग्निफिकेंटली विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विच इज़ व्हाट हैपेंड विद दीज poor drivers who came, thinking of the American dream कि हम अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, and then they were just left out in the cold to hang and dry. So this is why I always say the stock market is the greatest investment अगर आपकी risk appetite और time horizon इजाज़त देता है. These two things are very, very important, right? But stock picking, looking for good stocks, holding them over a long period of time is the best. In fact, I read Once Upon a Time on Wall Street, and उसमें भी there's this thing that one of my friends sent to me. और उसमें एक पोस्ट है जो पीटर लिंच कह रहे हैं कि माई बिगेस्ट मिस्टेक वॉज दैट आई ऑलवेज सोल्ड स्टॉक्स वे टू अर्ली. तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं स्टॉक्स को हमेशा बहुत जल्दी बेचता था. और इनफैक्ट मुझे कॉल आई थी वॉरेन बफेट से 1989 में. मेरी बेटी ने फ़ोन उठाया और कहा कि मिस्टर बफेट हैं ऑन द लाइन. तो मैंने फ़ोन उठाया और मुझे आवाज़ आई, दिस इज़ वॉरेन बफेट फ्रॉम ओमाहा नेब्रास्का. एंड वो बहुत तेज़ बात करते हैं. दिस इज़ व्हाट पीटर लिंच इज सेइंग. एंड मुझे आपकी बुक बहुत पसंद आई, वन अपॉन अ वॉल स्ट्रीट. आई थिंक द टॉकिंग अबाउट वंस अपॉन अ टाइम इन वॉल स्ट्रीट. एंड आई वॉन्ट टू यूज़ अ लाइन फ्रॉम इट इन माई ईयर. मैं उसमें से एक लाइन यूज़ करना चाहता हूँ अपनी ईयर एंड रिपोर्ट में. अब मुझे लाजमी ये चीज़ यूज़ करनी है, क्या मैं प्लीज़ यूज़ कर सकता हूँ? तो उसने कहा श्योर. पीटर लिंच ने कहा श्योर. कौन सी लाइन है ये? कहता है, सेलिंग योर विनर्स एंड होल्डिंग योर लूजर्स इज़ लाइक कटिंग द फ्लावर्स एंड वाटरिंग द वीड्स. और पीटर लिंच कहते हैं कि दैट वन लाइन दैट ही पिक्ड अप, मेरी पूरी किताब से जो उन्होंने एक लाइन निकाली थी, मेरी सबसे बड़ी गलती रही है वो लाइन. दैट्स द लाइन ही वांटेड, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट्स लाइक कि आप
अच्छा stock pick करते हैं for a reason कि you think it's going to go up, and then people just profit take. Why? It's a good company. It'll keep appreciating over time. उनकी management अच्छी है, corporate governance अच्छी है, उनकी growth अच्छी है. Everything is going to go well. They will keep expanding in ways जो अभी आपको नहीं नजर आ रहा, because that is the quality of the management जो देख के आपने उसमें invest किया था. So don't sell your good stocks. Hold them forever. A good company will always appreciate over time. And I shall see you guys next time. Till then, take care. Bye.